गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। पर्पज़ इन वीडियोज़ को बनाने का ये था कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2023 में, इसको हम डिटेल में स्टडी करें और इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करें, ताकि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। अगर क्वालिटी को लेकर के आपकी कोई कंप्लेंट है, चाहे वो इंपोर्टर को है चाहे वो एक्सपोर्टर को है, तो वो जो कंप्लेंट है आपकी वो कहाँ सुनी जाएगी और उस पर कितने दिनों में काम होगा, कौन सी कमेटी काम करेगी उस पर, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई भी आपका झगड़ा है, विवाद है, वो क्या हो सकते हैं कि आपने पेमेंट टाइम पे नहीं की, या पूरी पेमेंट आपको नहीं मिली, या जो आपने सैंपल दिया था उसके अकॉर्डिंगली आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं और टाइमली रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये सब जो डिस्प्यूट होंगे वो भी इसमें डील किए जाएंगे। तो मेनली 2 चीज़ें हैं, क्वालिटी से रिलेटेड कंप्लेंट और ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के इस चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है कि इनको कैसे दूर किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने जो फॉरेन बायर्स हैं उनके साथ एक लंबे समय तक रिलेशनशिप रखना होता है, मेंटेन करना होता है फॉरेन बायर के साथ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर कभी भी कोई कंप्लेंट आती है या कोई डिस्प्यूट आता है, व्हेनेवर दे अराइज, तो उनको हमें बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाग से शिकायत जो है, झगड़ा जो है, आपको बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से एमिकेबली आपको उसको जल्दी से जल्दी सेटल करना होता है। एमिकेबली का मतलब है कि आपका जो भी आपका विवाद है वो आपस में बैठ के DGFT जो है उसको सुलझाने का प्रयास करेगा। लीगल नहीं होगा ये आपस में बैठ के ही बातचीत होगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी शिकायत है, उसको दूर किया जाएगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं फिर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। बट कोर्ट में जाने से पहले DGFT चाहता है कि जो भी मामला है उसको आपस में शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। अब बात आती है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ये जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें हम लोग झगड़े को सुलझाएंगे। तो ये जो झगड़ा होगा ये फॉरेन का जो इंपोर्टर है और हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, या इंडिया का कोई फॉरेन का कोई एक्सपोर्टर है और इंडिया में कोई माल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इस चैप्टर में डील किया जाएगा, उसको इस मैकेनिज़्म के अंदर सुलझाया जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडियन एंटिटीज़ के बीच में कोई झगड़ा है, या 2 या 2 से ज़्यादा फॉरेन की एंटिटीज़ की आपस का कोई झगड़ा है, तो वो हम लोग नहीं इस मैकेनिज़्म के अंदर लेंगे। दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस मैकेनिज़्म। इट मीन्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो हैं 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के होने चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। ये मैंने आपको बता दिया है कि 2 इंडियंस के बीच में और 2 फॉरेन एंटिटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेंट है, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म। क्वालिटी कंप्लेंट्स या ट्रेड डिस्प्यूट किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट्स कंसीडर की जाएंगी? सबसे पहला, अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी फॉरेन बायर से, विदेशी जो खरीदार है उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट आई है, किसके रिगार्डिंग? क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज या टेक्नोलॉजी, कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसने कंप्लेंट की है, तो उसको इसके अंदर सुना जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो इंपोर्टर है, इंडिया का जो इंपोर्टर है, इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करवाई है, और फॉरेन जो सप्लायर है, जिसको हम एक्सपोर्टर कहेंगे, जिसने एक्सपोर्ट किया है फॉरेन से, तो उसमें भी अगर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं दी है गुड्स और सर्विसेज की या टेक्नोलॉजी की, तो भी आप शिकायत कर सकते हो। इसका मतलब इंडिया का जो इंपोर्टर है उसने फ़ॉरेन से कुछ सामान मंगवाया है, तो वो आपको नहीं मिला, तो वो कंप्लेंट आप कर सकते हैं फ़ॉरेन के सप्लायर के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर कोई अनएथिकल कमर्शियल डीलिंग
हुई है। अनएथिकल मतलब अनैतिक कोई आपके साथ डीलिंग हो गई है। अनैतिक का मतलब है कि जैसे कि सप्लाई नहीं की, या फिर जो सप्लाई की है वो पार्शियल की है, पूरी तरह से सप्लाई नहीं की। आपने 100 क्विंटल माल मंगवाया था बट उन्होंने 20 ही भेजा है। गुड्स और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की सप्लाई जो है पूरी नहीं की। आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया था तब भी उन्होंने सप्लाई जो है या तो की नहीं या फिर पूरी नहीं की, या फिर वो गुड्स और सर्विसेज या टेक्नोलॉजी की जो सप्लाई है वो उन्होंने कोई और भेज दी है, वो नहीं भेजी जिसके ऊपर आपका एग्रीमेंट हुआ था, बल्कि कुछ और ही भेज दिया है। या फिर पेमेंट नहीं की है, या फिर डिलीवरी का जो शेड्यूल था उसको मेंटेन नहीं किया। आपने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपको हम माल पहुंचा देंगे, बट आपने उस टाइम पीरियड को डिले कर दिया है। आपने डिलीवरी का जो शेड्यूल था उसको फॉलो नहीं किया है। तो इन सब बातों को लेकर के भी आप क्वालिटी के अलावा ये बातें जो हैं वो भी आप उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी आप सेटल करवा सकते हैं। DGFT जो है उसके लिए एक मैकेनिज्म लेके आएगा। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पार्ट के ऊपर क्या दायित्व रहता है, क्या इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को क्या ज़रूरी है कंप्लेंट करने के लिए। सबसे पहला जो ओनर होता है गुड्स और सर्विसेज का या टेक्नोलॉजी का, बिल ऑफ एंट्री के अंदर या शिपिंग बिल के अंदर या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वैल्यू, क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन देनी होती है, और ये बताना होता है कि ये आपकी नॉलेज के अंदर आपको पता है, जितना भी आपको बताया है आपने वो सारे का सारा सच बताया है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। आपकी नॉलेज में ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपने इतनी वैल्यू की, इतनी क्वांटिटी की, और ये आपकी चीज़ जो आप सप्लाई कर रहे हो। तो जो ओनर है वो अपने बिल ऑफ एंट्री में या शिपिंग बिल के अंदर या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर ये बात बताता है कि मैं ये वैल्यू भेज रहा हूँ, ये क्वालिटी भेज रहा हूँ और इसी तरह की चीज़ भेज रहा हूँ, और ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। ये आपको बताना पड़ेगा अपने बिल के अंदर। क्या एक्शन लिया जाएगा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के अगेंस्ट अगर उसने क्वालिटी को लेकर के या ट्रेड को लेकर के कोई गलती की है, क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं की, या फिर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, या फिर माल कम भेजा, या फिर डिलीवरी टाइम पे नहीं की, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी DGFT। DGFT जो है या फिर जो कोई और ऑफिसर है जो DGFT ने ऑथराइज़ किया है वो सस्पेंड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मिला होता है एक 10 डिजिट का कोड, वो आपका कोड जो है उसको वो सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। DGFT या कोई और ऑफिसर जो DGFT ने ऑथराइज़ किया है वो मना कर देगा आपको कोई भी लाइसेंस देने से या कोई भी सर्टिफिकेट देने से या कोई भी स्क्रिप्ट या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसकी बेस पे आपको फाइनेंशियल या फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे, वो आपको या तो देने से मना कर देगा आगे, या फिर इसको रिन्यू नहीं करेगा। अगर कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपको मिला हुआ है जिसके बेस पे आप फिजिकल या फाइनेंशियल बेनिफिट पाते थे, वो आपको नहीं मिलेगा या फिर वो रिन्यू नहीं करेगा। ही विल रिफ्यूज़ टू ग्रांट और रिन्यू द लाइसेंस। तो ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है कि आपका जो लाइसेंस है उसको वो या तो रिन्यू, अगर आपको मिल गया है तो उसको दोबारा रिन्यू नहीं करेगा, या फिर आपको आगे से ग्रांट ही नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि DGFT है या फिर उसके जो कोई ऑफिसर जो ऑथराइज़ किया है उसने, वो आपका जो लाइसेंस है, जो कोई भी सर्टिफिकेट या कोई स्क्रिप्ट है, उसको सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ का ही पॉइंट है। इसमें वो आपको रिन्यू या ग्रांट नहीं करेगा, यहाँ पे वो आपको जो लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकता है। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि सबसे पहले तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है उसको सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है, और दूसरा आपको जो भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट या कोई भी आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलते थे वो भी सस्पेंड या कैंसिल हो सकते हैं। साथ साथ वो आपका रिन्यू भी नहीं होगा। मैकेनिज्म क्या है इस तरह की कंप्लेंट को हैंडल करने का, इस तरह की जो डिस्प्यूट आएंगे उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा DGFT के द्वारा, ये हम इस पॉइंट में देखेंगे। मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स ऑब्लिक डिस्प्यूट्स। सबसे पहले DGFT जो है क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी। कमेटी का नाम होगा ए कमेटी ऑन
क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स CQCTD। रीजनल अथॉरिटीज़ के अंदर जितनी भी रीजनल अथॉरिटीज़ होंगी उन सब के अंदर ये कमेटी बनाई जाएगी DGFT के द्वारा। ये जो कमेटी है इसके अंदर कौन कौन होगा? कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस। जो ऑफिस का हेड होगा वो इसका चेयरमैन होगा, उस रीजनल अथॉरिटी का जो हेड होगा वो इसका चेयरमैन होगा। और बाकी जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन होगा वो आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर HBP में दिया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। थर्ड, फंक्शन क्या होंगे इस कमेटी के? इस कमेटी का फंक्शन क्या होगा? ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी इंक्वायरी करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर कोई भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है या कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वो अपनी अपनी जो रीजनल अथॉरिटीज़ होंगी वो अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर वो कमेटी उसको देखेगी। ये बहुत ही जल्दी कदम उठाएगी और इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाएगी कि इनको जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो इंडिया के हैं या फिर ओवरसीज़ बायर और सेलर जो है उनकी जो प्रॉब्लम आई है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। कितनी जल्दी? 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो भी उनकी कंप्लेंट है, जो भी उनका डिस्प्यूट है। अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो कमेटी जो है वो हेल्प ले सकती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो बनी हुई है, इसके अलावा FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा जो कमोडिटी बोर्ड्स बने हुए हैं या फिर कोई और एजेंसी जिसको लगता हो कि उनके बीच में आने से ये डिस्प्यूट दूर हो सकता है तो उनकी मदद भी ले सकती है। तो कमेटी का काम क्या होगा कि अगर कोई कंप्लेंट या कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। कितनी जल्दी? 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और अगर चाहे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की या कमोडिटी बोर्ड की या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी ली जा सकती है डिस्प्यूट को दूर करने के लिए। मीटिंग कब करेगी ये कमेटी? ये जो CQCTD है ये साल में कम से कम 4 बार तो मीटिंग इसको करनी पड़ेगी ताकि जो भी कंप्लेंट या डिस्प्यूट है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। तो साल में 4 बार मीटिंग करनी होगी और 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना होगा, जो भी डिस्प्यूट है या जो भी आपका कंप्लेंट है। प्रोसीडिंग्स क्या होंगी CQCTD के अंदर? प्रोसीडिंग्स जो है, जो भी केस चलेगा, जो भी आपने कंप्लेंट की है वो कैसे दूर होगी? दे विल बी कॉन्सिलिएटरी इन नेचर। कॉन्सिलिएटरी मतलब कि मेल मिलाप करवाने वाला। ये जो कमेटी है डिस्प्यूट को दूर करने के लिए, इसका मेन जो मकसद है, मेन जो इसका पर्पज़ होता है वो ये होता है कि बिना किसी लीगल कार्रवाई के आप बैठ के बातचीत करें। तो ये इनका नेचर जो है वो मेल मिलाप करवाने वाला है, ना कि झगड़े को बढ़ाना है या लीगल कार्रवाई नहीं करनी। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये लोग चाहते हैं कि बैठ के आपस में बात कर लें और मैटर को सुलझा लें। और जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, चाहे वो फॉरेन कंट्री में है चाहे वो इंडियन कंट्री में है, अगर वो चाहे तो लीगल रिकोर्स भी ले सकती है दूसरी पार्टी के खिलाफ। तो दूसरी पार्टी के खिलाफ लीगल रिकोर्स लेने से पहले अच्छा है कि आप बातचीत करके ही इस मैटर को सुलझा लें। तो ये जो प्रोसीडिंग होती है, ये जो कार्रवाई होती है, ये लीगल नहीं होती बल्कि मेल मिलाप करवाने वाली होती है। लीगली आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ। जो भी पार्टी को नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। बट ये जो कमेटी है ये चाहती है कि बिना लीगल एक्शन के ही आपस में बैठ के ही मामला सुलझ जाए। क्या करेक्टिव मेजर्स लेगी? अगर ये कमेटी कुछ डिसीजन लेगी तो क्या डिसीजन लेगी? कमेटी जो होगी रीजनल अथॉरिटी लेवल के ऊपर, वो जो कमेटी हमने बनाई है CQCTD कमेटी हमने हर एक रीजनल अथॉरिटी के लिए बनाई है, वो एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो होगी उसको ऑथराइज करेगी या फिर किसी और टेक्निकल अथॉरिटी को ऑथराइज कर देगी, उसको पावर देगी कि आप देखिए कि जो कंप्लेंट आई है उसमें कोई टेक्निकल फेलियर तो नहीं है, कि जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं किए गए, या कोई डिज़ाइन डिफेक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसके लिए कंप्लेंट आई है। तो वो जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी होगी या फिर जो टेक्निकल अथॉरिटी होगी वो इस बात को चेक करेगी कि कहीं कोई टेक्निकल फेलियर तो नहीं है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स, या कोई डिज़ाइन का इफेक्ट तो नहीं है। इनिशियली जो है इस बात की कोशिश की जाएगी, इस बात के प्रयत्न किए जाएंगे कि कंप्लेंट जो है उसको सेटल किया जाए एमिकेबली, बैठ के मिलजुल के बातचीत करके ठंडे दिमाग से इसको आपस में सुलझा लिया जाए। अगर ये मैटर सेटल नहीं होता है बैठ के बातचीत करके, फिर जो है जो एक्शन जो है वो लिया जाएगा अगेंस्ट द इंडियन एंटिटी। जो हमारी इंडिया की जो कोई
कंपनी है या कोई यूनिट है जिसने गलती की है, सप्लाई ढंग से नहीं की या क्वालिटी मेंटेन नहीं की, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अगेंस्ट। और अगर कोई फॉरेन एंटिटी है उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आई है और वो आपकी बैठ के आपसी बातचीत से सॉल्व नहीं हुई है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव फॉरेन ट्रेड डिवीज़न। जो फॉरेन ट्रेड डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर है, वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर एक फॉरेन ट्रेड डिवीज़न है, वो इस डिस्प्यूट को या इस कंप्लेंट को अब डील करेगी। और किसके थ्रू? इंडियन मिशंस अब्रोड। भारत के जो फॉरेन के अंदर जो मिशंस हैं, जहां एम्बेसडर बैठते हैं, हमने अपने हर एक कंट्री के अंदर मिशन बनाए हुए हैं, इंडियन मिशन अब्रोड जो है वो कंप्लेंट अब चेक करेगा और अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ जो मिली हुई हैं वो भी साथ बैठ करके इस मैटर को सुलझाएंगी। तो कुल मिला के जो फॉरेन एंटिटी है उसके खिलाफ एक्शन अब कौन लेगा? इंडियन मिशंस अब्रोड। वो अब एक्शन लेंगे, वो अब इस केस को डील करेंगे। इंडियन मिशन अब्रोड जो बाहर, हमारा इंडिया का जो बाहर हर कंट्री के अंदर जो मिशन बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है कि फॉरेन एंटिटी ने गलती की है, बुरी भावना से आपको गलत क्वालिटी का मटेरियल दिया है या फिर टाइम पे आपको पेमेंट नहीं की है, तो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसको भेजेंगे? डीजीएफटी को, ताकि डीजीएफटी जो है इस सूचना को कि इस कंपनी ने, ये जो फॉरेन कंपनी है, इसने गलत काम किया था, टाइम पे सप्लाई नहीं की या टाइम पे पेमेंट नहीं की या क्वालिटी मेंटेन नहीं करती है, तो वो क्या करती है? डीजीएफटी इस सूचना को सर्कुलेट कर देती है, आगे दे देती है ईपीसी को, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को, और कमोडिटी बोर्ड को, ईसीजीसी एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो मतलब डीजीएफटी जो है वो आगे सूचना सभी इन अलग अलग संस्थाओं को दे देती है कि आप इस तरह की एंटिटी का ध्यान रखें, इसको आगे से माल इंपोर्ट ना करने दें। एक नोडल ऑफिसर भी बनाया जाएगा। डीजीएफटी जो है एक नोडल ऑफिसर बनाएगी। ही विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल। जो ज्वाइंट डायरेक्टर होगा वो इसका नोडल ऑफिसर होगा इस पर्टिकुलर सारे केस का, जो कि नोडल ऑफिसर के तौर पे काम करेगा, ताकि जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, जो हमने रीजनल अथॉरिटीज़ के अंदर जो कमेटीज़ बनाई है, उनके साथ वो उनको मॉनिटर करेगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा, ताकि मेन इसका काम मॉनिटरिंग का और कोऑर्डिनेशन का होगा कि जो फॉरेन ट्रेड डिवीज़न है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैटर जो है वो सुलझ जाए और उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी हो सके। तो डीजीएफटी का जो एक ज्वाइंट डायरेक्टर होगा जनरल, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल जो होगा वो इसका एक नोडल ऑफिसर होगा इस पूरे इन कमेटियों का। वो मॉनिटर करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा फॉरेन ट्रेड डिवीज़न के साथ और रीजनल अथॉरिटीज़ को मॉनिटर करेगा वो, और जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। ये हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि क्वालिटी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है जिसमें आपने टाइमली पेमेंट नहीं की या कम पेमेंट की है या फिर आपने कम माल पहुंचाया है या फिर आपने डिलीवरी जो है टाइम पे नहीं की है, तो फिर उसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म हमने सेट किया है। आपने इस लेक्चर को इतने प्यार से सुना, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। अगर कोई पॉइंट बताने में गलती रह गई हो तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए कि ये पॉइंट गलत बताया गया है, और उसके लिए एडवांस में ही सॉरी। सो थैंक यू सो मच।